फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रेस आने पे कैसे सेल एडाप्ट करते हैं, यानी सेल एडाप्टेशंस। और जब पॉसिबल होते नहीं है तो कैसे इंजरी लेते हैं। ये था सेकेंड लेक्चर हमारा। और उसके बाद आज यानी थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे सेल डेथ के बारे में। सेल डेथ और उसके टाइप्स जो है हम आगे वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सेल डेथ स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेल डेथ होते क्यों है। फिर से वही कहानी कि जो स्टोर अपने खुले थे, क्लॉथिंग स्टोर, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे लेक्चर्स को जो है, सारे टॉपिक्स को एक ही एग्जांपल से जो है कोरिलेट करने की, ताकि समझने में इजी हो। तो क्लोथिंग स्टोर स्टार्ट किए थे, अब सेल्स गिर रहे थे, एडप्ट किया, अब एडेप्टेशंस फेल हो गए, अब इंजरी ले लिए, यानी स्टाफ को हटाया या फिर जो है कोलैब वगैरह किए एंड ये सब। उससे भी बात ना बना तो मजबूरन आपको जो है सेल स्टोर डिज़ोल्व करना पड़ेगा। इसके दो तरीके होंगे ऑब्वियसली, कि एक आप खुद डिसीजन से ऑफ कर रहे हो अपना स्टोर, और दूसरा कि जो अथॉरिटी है या आप जिससे लोन लिए थे, बैंक मान लो, या फिर जो जिसका घर है, वो आपको ज़बरदस्ती हटा रहा है। तो इस केस में जो आप खुद की डिसीजन से सॉरी स्टोर डिज़ोल्व कर रहे हो, इसको हम कहेंगे कहीं ना कहीं ये सुइसाइड है, क्योंकि आप खुद कर रहे हो ये। और जो दूसरों ने आपको ज़ोर ज़बरदस्ती भगा रहा है, इसको हम कहेंगे कि ये मर्डर है। तो सुइसाइड जो है, सेल डेथ अगर सुइसाइड के थ्रू हो रहा है तो इसी को हम कहेंगे एपोप्टोसिस। और दूसरा जो मर्डर है, इसको कहेंगे हम नेक्रोसिस। ये तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आगे आने वाले टाइम में रिलेट करने में। और इसको लिटरली ऐसा कहा जाता है, अब अगर रॉबिन्स उठा के देखोगे तो नेक्रोसिस को लिटरली एपोप्टोसिस को जो है सेल सुइसाइड, और नेक्रोसिस को सेल मर्डर की तरह दिखाया गया है। और काफ़ी सारा अदर्स जो एडुकेटर्स है यूट्यूब पे, वो भी ये वाला एनालॉजी यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी फिट बैठते हैं। ये सीन जो है काफ़ी फिट बैठते हैं इनमें। तो स्टार्ट करते हैं एपोप्टोसिस से। एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद नेक्रोसिस और इसका टाइप्स, ये सब देखेंगे और समराइज करेंगे कुछ पूरा जो आज सीखा है इसको समराइज करेंगे। उसके बाद के अगर कुछ बच गया तो उसको हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे, और हो सके तो इसी लेक्चर में। तो सेल डेथ, इसका दो टाइप हो गया, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस। ये हो गया आपका सेल सुइसाइड, और ये हो गया सेल मर्डर। एपोप्टोसिस आपका एक्सीडेंटल डेथ है,
और फीचर्स क्या रहेगा इसका कि ये एक्सीडेंटल डैमेज जो है टू सीवियर टू रिपेयर। और बेस सी बात है, जब जो डैमेज सेल को मिला है वो अगर रिपेयर हो सकते हैं तो सेल क्यों ही डेथ की तरफ जाएगा। डेथ की तरफ ये जो है सेल डेथ कोई चॉइस नहीं है, बल्कि मजबूरन है। मतलब सरवाइव करने के लिए यही बेस्ट डिसीजन होते हैं, इसीलिए सेल डेथ का डिसीजन लेते हैं। तो टू सीवियर टू रिपेयर जब इंजरी सेल लेते हैं, यानी इरिवर्सिबल इंजरी, उसी को आगे और दूसरी तरफ नेक्रोसिस, ये जो है कुछ मेसी सा और विथ इन्फ्लेमेशंस आते हैं। मतलब और एपोप्टोसिस में जो है, ये मान लो कोई टिश्यू है, ये सब सेल है, अगर इसमें दिक्कत है तो बस इसी का डेथ पॉसिबल है। और ये डेथ होगा और कोई साइन भी नहीं रहेगा, ये हट जाएगा डेथ के बाद और नया सेल जो है इसकी जगह ले लेगा। ऐसे करके एकदम क्लीन टाइप का, जैसे सुसाइड होता है ना, कोई अगर सुसाइड करने का ठान लिया तो वो घर में आएगा और जो भी उसका सुसाइड का जो है वो किया है प्रोसीड्योर, उससे उसका डेथ हो जाएगा और उसके आजू बाजू वालों को पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ मर्डर जहाँ पे होगा, ये मान लो कोई टिश्यू है, तो ये इसमें अगर हो रहा है तो इनमें सभी सेल्स जो है सब में सब के सब जो है अफेक्टेड होगा, यानी सब के सब डेड हो जाएगा। और मतलब जो है जैसे मर्डर होते हैं तो चारों तरफ खून ही खून और कुछ मेसी सा ऐसे मतलब आजू बाजू वालों भी अफेक्ट हो जाते हैं। ऐसे करके जो है पूरा जो है टिश्यू डैमेज होगा और इधर इन्फ्लेमेशंस रहेगा। तो साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे हम अभी एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को। तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ये वाले फोटो में एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के फीचर्स को साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन किया गया है। डेफिनेशन, प्रोग्राम सेल डेथ होने मतलब ये प्लान किया जाता है सेल की तरफ से कि इस ये वाला सेल को जो है डाई करना है। और ये नेक्रोसिस जो है अनकंट्रोल्ड सेल डेथ ड्यू टू इंजरी, मतलब इसमें सेल का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। और ये जब सेल का नेक्रोसिस के थ्रू डेथ होते हैं तो वो मतलब कुछ एक्सीडेंट सा, मतलब अचानक से हो जाते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग या फिर प्लानिंग नहीं इन्वॉल्व होते हैं इनमें। और नेचर जो है फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल, और ये ऑलवेज पैथोलॉजिकल, मतलब यहाँ पे पैथोलॉजिकल साइंस होना ज़रूरी है नेक्रोसिस में। मतलब कोई डिजीज़ या फिर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स जो मतलब डिजीज़ की कैटेगरी में आते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल सेल एज्ड हो रहा है, ये सब जो है एपोप्टोसिस के थ्रू डेथ होगा। और ये एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं, यानी सेल डेथ के लिए भी एटीपी चाहिए होता है। और ये वाला जो है उतना ज़्यादा एटीपी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो एंजाइम्स है वो जो है डिग्रेड कर देते हैं और से सेल को जो है डेथ की तरफ धकेल देते हैं। तो अब सब कॉज जो है ये जेनेटिक सिग्नल्स और ग्रोथ फैक्टर विड्रॉल, डीएनए डैमेज, ये सब कारण के चलते जो है एपोप्टोसिस होते हैं। और इसमें हाइपोक्सिया, टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस, ये सब कारण से नेक्रोसिस होता है। सेल साइज क्या चेंज होगा सेल साइज में, जब एपोप्टोसिस के थ्रू सेल का डेथ होगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि उनमें जो है छोटा छोटा बाबल्स फॉर्मेशन होगा और कुछ भी फैलना नहीं चाहिए। सेल जब डेथ होगा तो मेसी सा कुछ फैलना नहीं चाहिए, इसलिए जो है सेल धीरे धीरे श्रिंक कर जाते हैं और इनमें जो है पूरा ही डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाते हैं सेल। और सेल जो है स्वेल कर जाते हैं, ब्रास टाइप का कर जाते हैं। मान लो ये कोई सेल था, ये अगर नेक्रोसिस के थ्रू डेथ होगा तो कुछ ऐसा एकदम से स्कैटर्ड और मेसी टाइप का हो जाएगा और ऐसे करके सेल का डेथ होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
इंटैक्ट अंटिल लेट, मतलब ये इंटैक्ट रहते हैं क्योंकि सेल कंटेंट जो है ये बाकी के सेल तक ये अफेक्ट ना हो, इसीलिए छोटे छोटे बबल फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये मान लो कोई सेल है और इसको एपोप्टोसिस के थ्रू डेथ करना है, तो ये छोटा छोटा ऐसे करके जो है वैक्यूल्स बना लेगा। ये अभी एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म पे हम डिस्कस करेंगे। और अर्ली मेम्ब्रेन रप्चर और नेक्रोसिस में जो मेम्ब्रेन होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू जो है रप्चर कर देते हैं अर्ली। न्यूक्लियर चेंज, क्रोमेटिन कंडेंसेशन और फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और इधर जो है पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलाइसिस, ये सब चेंज देखने को मिलता है। हम आगे आगे डिस्कस करेंगे इसको। सेल कंटेंट लीकेज एब्सेंट जो बोल रहा था, ये 2 पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे। ये अब की फीचर या फिर डिस्टिंग्विशिव फीचर मान लो, आपको अगर कोई स्लाइड दिया जाता है और ये नेक्रोसिस हो रहा है या फिर एपोप्टोसिस हो रहा है, वो आप पहले ही मतलब कर लोगे कि इनमें इन्फ्लेमेशंस और कंटेंट लीकेज प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो फिर ये नेक्रोसिस, और अगर नहीं है तो फिर ये एपोप्टोसिस। उसके बाद आप टाइप फाइंड करोगे, वो आगे आगे हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी स्लाइड आया आपको हिस्टो के अंदर, तो सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशंस के लुकअप करना है। अगर इन्फ्लेमेशंस है तो फिर ये नेक्रोसिस हो जाएगा, नहीं है तो एपोप्टोसिस हो जाएगा। बाकी क्या आप देख सकते हो, ये उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं तो हम डिस्कस नहीं कर रहे। और आप जो है यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हो इसको। अभी हम देखेंगे एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म। तो एपोप्टोसिस में होता क्या है, ये मान लो कोई सेल है और ये रहा न्यूक्लियस और इनमें ये डीएनए, और इनमें जो है कैस्पेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। कैस्पेज एंजाइम जो है ये 1 से 14 तक होते हैं, पर सभी इन्वॉल्व नहीं होते। कौन सा इन्वॉल्व होते कौन सा नहीं होते वो हम आगे आगे देखेंगे। तो एपोप्टोसिस में जो है ये कैस्पेज क्या करते हैं, जब एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कैस्पेज 3, 6, 7, कैस्पेज 14 जो है, कैस्पेज 1, कैस्पेज 2 ऐसे करके 1 to 14 है। उनमें से कैस्पेज 3, 6, 7 जब बॉडी में आ जाता है तो ये क्या करते हैं, ये पहले तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन करते हैं। इधर ले लेते हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन करते कैसे, ये जो है कैंप के थ्रू करते हैं। कैंप यानी कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनएज, सॉरी कैंप नहीं, कैड। तो भाया कैड हो गया कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनएज, यानी ये जो एक्टिव कैस्पेज थे ये डीएनएज एंजाइम को एक्टिव कर रहे हैं और जो है डीएनए का लाइसिस कर रहा है, यानी ये इसको टूट रहा है, ऐसे पीस पीस में टूट रहा है। और उसके बाद क्या करेगा, जो है साइटोस्केलेटल ब्रेकडाउन। तो जितना भी इधर साइटोस्केलेटन होगा इसको धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये टूटने लगेगा तो ऐसे सेल स्ट्रक्चर टूटने लगेगा, और ये बस ऐसे ही टूट नहीं जाएगा, ऐसे टूटेगा तो फिर ये फैल जाएगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो ऐसा होता नहीं है एपोप्टोसिस में, वो तो नेक्रोसिस में होता है। तो एपोप्टोसिस में क्या होगा कि ये जो है टूटने लगेगा और साथ ही साथ सेल श्रिंक भी करेगा। उससे होगा क्या, सेल श्रिंकेज से, तो मान लो ये टूट रहा है और ऐसे करके बाउंड हो गए, ऐसे अलग अलग हो रहा है। ये भी टूट गया, ये भी अलग हो गया, ऐसे ये भी टूट गया, ये अलग हो गया, ये टूट गया, ये अलग हो गया, ऐसे करके बहुत सारा
छोटा छोटा वेसिकल टाइप का फॉर्मेशन होगा, उनके अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भरा होगा। इस टाइप का जो है जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, इनको हम बोलेंगे एपोप्टोटिक बॉडी। ये हो गया एपोप्टोटिक बॉडी। इसका होगा क्या कि मैक्रोफेज आके इसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू खा जाएगा। तो ये जो फैगोसाइटोसिस होगा ये नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप का होगा। तो इनमें इन्फ्लेमेशन जो है देखने को नहीं मिलेगा। ये नॉन इन्फ्लेमेटरी और इन्फ्लेमेटरी जो है ये हॉलमार्क फीचर है। नॉन इन्फ्लेमेटरी मतलब ये मतलब डिस्टिंग्विशिव फीचर, मतलब ये हो ही नहीं सकता कि ये नेक्रोसिस है। नॉन इन्फ्लेमेटरी मतलब ये एपोप्टोसिस ही होगा। तो ऐसे करके जो है नॉन इन्फ्लेमेटरी तरीके से इसको ख़त्म कर देगा। तो ये तो रहा एपोप्टोसिस के बाद। लेकिन ये जो इधर आ जाते हैं हम, यहाँ पे फोकस करो। कैस्पेज 367 मतलब कैस्पेज 3, 6 एंड 7, ये 3 एंजाइम जो है एपोप्टोसिस कर रहे हैं और एपोप्टोटिक बॉडी बना रहे हैं। अल्टीमेटली वो फैगोसाइटोसिस हो रहा है। ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? तो इसके लिए जो है हमको जाना पड़ेगा एक मिनट बस। ये जितना आप देख रहे हो ना, पूरा कैस्पेज 367 से डीएनए फ्रेगमेंटेशन से जो है साइटोस्केलेटन का ब्रेकडाउन, उससे सेल सिंकेज होना, उससे एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन और अल्टीमेटली फैगोसाइटोसिस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इनको हम काउंट करेंगे एग्जीक्यूशन फेज। तो ये हो गया एग्जीक्यूशन फेज। लेकिन ये जो 367 कैस्पेज 367 ये तीन एंजाइम का जो है फॉर्मेशन का 2 पाथवे होते हैं। एक तो होते हैं इंट्रिंसिक से आ सकते हैं, और दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक। तो अगर इंट्रिंसिक सोर्स से आए तो हम इनको कहेंगे कि इंट्रिंसिक इनिशिएशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि इंट्रिंसिक कोई सिग्नल से कैस्पेज 367 एक्टिवेट हो रहा है, तो वो वाला जो इनिशिएशन होगा उसको इंट्रिंसिक इनिशिएशन कहेंगे। और एक्सट्रिंसिक सिग्नल से अगर 367 आए तो उसको हम एक्सट्रिंसिक इनिशिएशन कहेंगे। तो अल्टीमेटली एपोप्टोसिस करवाना है तो कैस्पेज 367 को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो इसको एक्टिव करना ही पड़ेगा। तो इसको एक्टिवेट 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो इंट्रिंसिक हो गया और एक एक्सट्रिंसिक। एक एक करके हम देखेंगे इसको। पहले देख लेते हैं इंट्रिंसिक इनिशिएशन। ये मान लो कोई सेल, इनमें ऐसे करके बहुत सारा रिसेप्टर्स होते हैं, और इधर हो गया इसका न्यूक्लियस। ये जो लिगेंड है ये 2 टाइप का लिगेंड हो सकता है। एक तो होते हैं एफएस टाइप का, इसको CD95 भी बोलते हैं, और या फिर इसको TNF रिसेप्टर बोलते हैं। ये 2 टाइप का रिसेप्टर जो है होते हैं। अभी जब एक लिगेंड या फिर जो अब मान लो कि ये कोई इंटरनल जो है सोर्सेस से ये सिग्नल आया है, तो ये जब इसको अप्रोच करेगा तो ये जितना भी इधर एक ये सब जो रिसेप्टर्स है वो
पास आ जाएगा। तो होगा क्या कि ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, तो ऐसे करके सिग्नल पास आ जाएगा। तो सिग्नल जब पास आ जाएगा तो ये एक डोमेन फॉर्मेशन करेगा, इसको हम कहेंगे FAAD, यानी फैड एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ये FAAD ये क्या करेगा कि प्रोकैस्पेज 8 जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इसको एक्टिव करके कैस्पेज 8 में जो है जो कन्वर्ट कर देगा। तो कैस्पेज 8 क्या करते हैं कि मतलब कैस्पेज 8 इंट्रिंसिक सिग्नल आने पे ये कैस्पेज 3, 6, 7 इसको एक्टिव कर देगा और आगे का प्रोसेस हम देखें इधर ही जो है एग्जीक्यूशन की जो है शुरू हो जाएगा। तो ये जो इंटरनल सिग्नल से हो रहा था इसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक इनिशिएशन। और एक्सट्रिंसिक सोर्स से जब सिग्नल आएगा तो उसको एक्सट्रिंसिक इनिशिएशन कहा जाएगा। एक्सट्रिंसिक इनिशिएशन कैसे होते हैं कि मान लो कोई बाहर से सिग्नल आ रहा है, सॉरी मैं इधर जो एक्सप्लेन किया ना, यहाँ पे लिगेंड अंदर से नहीं बाहर से ही आ रहा था, तो ये हो गया आपका एक्सट्रिंसिक। सॉरी, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मतलब ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ऐसा हो जाता है कभी कभी। ये जो लिगेंड आ रहा था ना ये एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा था, तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक इनिशिएशन। और इंट्रिंसिक इनिशिएशन में होता क्या है कि सिग्नल जो है सेल के अंदर से ही आते हैं। ये मान लो सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये न्यूक्लियस, ये DNA। इसके अंदर P53 जीन होगा, फादर ऑफ ऑल जीनोम इसको बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक सिग्नल जब आएगा, इंट्रिंसिक सिग्नल आने पे DNase एक्टिव हो जाएगा, उससे DNA फ्रेगमेंटेशन होगा। DNA फ्रेगमेंटेशन होने के बाद क्या होगा कि जो है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स, PAP बोलते हैं इसको, इसका जो है जो गार्ड होते हैं उनको हटा देगा। तो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो हो गया BAX1, BAC, BIM, ये याद कर लो, ये कम बन जाएगा। बैक और बीम, ये 3 जो है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन। ये जब एक्टिव हो जाएगा तो ये आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। और आगे का प्रोसेस में होगा क्या कि प्रो कैस्पेज 9, ये मान लो प्रो कैस्पेज 9, तो प्रो कैस्पेज 9 इनएक्टिव फॉर्म में कैसे होते हैं कि इसके साथ ऐसे करके एक कंपाउंड जुड़ा रहता है, इसको एफ ऑन कहते हैं। तो जो ये था बैक बीन, ये सब जो है इसको प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं, ये इसको जो है एपअप ऑन को हटा देते हैं प्रोकैस्पेज 9 से। तो ऐसे करके क्या होगा
कि टूट जाएगा दो हिस्सों में। तो ये आ गया हमारा प्रो कैस्पेज 9 से कैस्पेज 9 एक्टिव, और ये अलग हो गया एफ ऑफ ऑन। तो ऐसे अलग हो जाएगा और इधर हमको कैस्पेज 9 मिल जाएगा। उधर से एक्सट्रिंजिक से मिल रहा था कैस्पेज 8 और इंट्रिंसिक से मिल रहा है कैस्पेज 9। ये दो मिल के जो है कैस्पेज 3, 6, 7 को एक्टिवेट करेगा और ये अल्टीमेटली एपोप्टोसिस का एग्जीक्यूशन फेज कंप्लीट करेगा। तो हमने जो देखा अभी इसका जिस्ट कर लेते हैं एक बारी। एपोप्टोसिस का दो फेज होता है, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में इंटरनल सिग्नल से ब्रेक होते हैं डीएनए और अल्टीमेटली बनते हैं कैस्पेज 9। एक्सट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक लिगेंड आते हैं और डीएनए ब्रेक होते हैं कैड के थ्रू और बनते हैं कैस्पेज 8। कैस्पेज 9 और कैस्पेज 8 ये दोनों मिल के एक्टिव करते हैं कैस्पेज 3, 6, 7। ये इनएक्टिव से एक्टिव 3, 6, 7 करते हैं और ये जो है एग्जीक्यूशन ऑफ एपोप्टोसिस करते हैं। ये जो फेज है इसको हम इनिशिएशन कहेंगे और इसको जो है एग्जीक्यूशन। अगर आपको पूछा गया है कि इनिशिएशन का मतलब फेट क्या है तो वो ये रहेगा कि कैस्पेज 3, 6, 7 को एक्टिव करना, दैट्स इट। ये 3, 6, 7 को एक्टिव कर देगा, उसके बाद वो 3, 6, 7 जो है एग्जीक्यूशन कर देगा। और बाकी का 1 से 14 तक सारे कैस्पेज यूज़ नहीं होते, जो बाकी का रह गया वो इनमें एपोप्टोसिस में यूज नहीं होते। अभी हम देखेंगे नेक्रोसिस। सेल डेथ का दूसरा प्रोसेस यानी नेक्रोसिस। इनमें क्या है, सबसे हॉलमार्क फीचर जो एपोप्टोसिस में था वो नो इन्फ्लेमेशन था और इधर होगा इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन नेक्रोसिस में प्रेजेंट होगा। और नेक्रोसिस का टाइप देख लेते पहले। तो ये 5 टाइप का जो है सेल एक्सीडेंट या फिर सेल मर्डर बोल लीजिए आप, ये 5 टाइप का देखने को मिलता है। तो 5 टाइप का क्या क्या हो गया, एक हो गया लिक्विफिकेशन, दूसरा हो गया केसियस और तीसरा फैट नेक्रोसिस। उसके बाद फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस और फर्स्ट 5 था पर अभी एक मिल नहीं रहा मेरे से। ओके, कोई ना। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का 5 टाइप होता है। कोआगुलेटिव,
लिक्विफैक्टिव फैट नेक्रोसिस, और एक आखिरी हो गया आपका, आखिरी नहीं, फैट हो गया और कैसियस और फाइब्रिनॉइड। इनमें जो है कोआगुलेटिव सबसे कॉमन है, और एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। लिक्विफैक्टिव जो है, इनमें जो डैमेज्ड एरिया है या फिर सेल डेथ जब हो रहा है तो जो मतलब डेब्रिस होगा, मतलब जो सेल डाई कर रहा है वो लिक्विड टाइप का हो जाता है, मतलब कुछ जेली जेली टाइप का बन जाता है, तो इसीलिए इसका नाम ऐसा हो गया। और फैट नेक्रोसिस, इनमें जो है फैट का डेथ होते हैं, जो फैटी सेल होते हैं, जो एडिपोज सेल होते हैं, उनका डेथ होते हैं। तो ये तो हो गया कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा होता है उसके ऊपर, और ये सबस्ट्रेट यानी कौन सी सेल के ऊपर होते हैं, इसके ऊपर इसका नाम हो गया। कैसियस भी फाइनल जो प्रोडक्ट होते हैं वो चीज़ जैसे होते हैं, मतलब ग्रैनुलर और वाइट टाइप का जो चीज़ जैसे होते हैं वैसे अपीयरेंस हो जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट का। तो ये भी हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट के बेस पे। और फाइब्रिनॉइड, इसका जो है सबस्ट्रेट के ऊपर। तो सबस्ट्रेट जैसे फाइब्रिनॉइड, जो फाइब्रिनोजेन वगैरह होते हैं, उनका जब होते हैं तो ये जो है देखने को मिलता है। और कोआगुलेटिव में जो ये होते हैं तो वो जेली टाइप का नहीं बनते, बल्कि ड्राई हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस था। एक एक करके सभी मैकेनिज्म को हम देखेंगे। कोआगुलेटिव से स्टार्ट करते हैं। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इकलौता नेक्रोसिस है जिनमें सेल शेप मेंटेन रहते हैं। मतलब ये मान लो 3 सेल था, तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स होगा। तो आफ्टर नेक्रोसिस इनका सेल आर्किटेक्चर बाहर से जैसा कि वैसे ही रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस कहीं पे कुछ डैमेज हो जाएगा और साइटोप्लाज्म में भी डैमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चलेगा, और इन्फ्लेमेशन तो प्रेजेंट होगा ही। तो इसका कॉज के बारे में बात कर लेते हैं। एक हो गया इस्मिया एंड जो है लो ब्लड फ्लो। जब ब्लड लो मिल रहा है तो इस तरीके से ये जो है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के थ्रू, ये मोस्ट कॉमन है, तो इसके थ्रू जो है इसका नेक्रोसिस हो जाएगा। और दूसरा हो गया हीट डैमेज, हीट या फिर थर्मल डैमेज, जो जल जाता है तो वो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के थ्रू वो एरिया, वो टिश्यू जो है हट जाता है। तो उसके बाद देखेंगे हम लिक्विफेबल। तो लिक्विफेबल में क्या होता है कि इनका कोई भी स्ट्रक्चर, यानी ये मान लो ऐसे था 3 सेल, ये न्यूक्लियस ऐसे, तो इसका कुछ अता पता नहीं रहेगा, मतलब ये ऐसे करके कुछ हो जाएगा। इसका बाहर का स्ट्रक्चर का कोई ठीक ठिकाना नहीं रहेगा, उसका न्यूक्लियस टूट जाएगा ऐसे ऐसे करके, और ये जो है चारों तरफ फैल जाएगा ऐसे करके, मानो किसी ने मतलब फ्रैक्चर कर दिया सब के सब। तो ये देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया इस्मिया ऑफ ब्रेन। बॉडी का बाकी पार्ट्स का अगर इस्मिया हो गया, यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, तो वो होगा इसके थ्रू कोआगुलेटिव। लेकिन अगर ब्रेन को नहीं मिल रहा तो वो लिक्विफेबल के थ्रू होगा। मतलब बाकी के पार्ट जो है, बाकी के पार्ट के मुकाबले ब्रेन में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो ब्रेन जो है ब्रेन रॉट हो जाएगा, और वो चीज़ की फॉर्मेशन, चीज़ जैसे अपीयरेंस देके ये मतलब नेक्रोसिस हो जाएगा इसका। और दूसरा हो गया बैक्टीरियल, जो पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
तो इसमें होता क्या है कि जितना भी पास वगैरह जहाँ पे भी घाव वो होते हैं, तो शरीर के अंदर वो येलोइश जो मतलब सेमी फ्लूइड जो मटेरियल देखने को मिलता है, उसी को वो जब वो जिस तरीके से सेल डेड होते हैं, वो सभी जो है ये लिक्विफेक्टिव के थ्रू होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम केसीएस की, जैसे केसीएस के। तो केसीएस नेक्रोसिस में होता क्या है कि ग्रैनुलर मास फॉर्मेशन देखने को मिलता है और लुक्स लाइक चीज़। तो चीज़ की तरह इसका जो है अपीयरेंस आ जाता है। तो कॉज के बारे में बात कर लेते हैं इसका। तो कॉज हो गया टीबी, एक तो हो गया टीबी, टीबी में केसीएस नेक्रोसिस देखने को मिलता है। दूसरा हो गया सिफिलिस, तीसरा हिस्टोप्लाज्मा। तो ये जो इन्फ्लेमेशन, ये जो डिजीज़ है, ये अगर होगा तो जिस टाइप का नेक्रोसिस देखने को मिलेगा वो हो गया केसीएस। उसके बाद देखते हैं हम फैट नेक्रोसिस। तो फैट नेक्रोसिस जो है, फैट नेक्रोसिस के थ्रू फैटी सेल यानी फैट नेक्रोसिस एडिपोज टिश्यू पर डेथ होता है। तो कौन कौन सी टिश्यू है जो फैट नेक्रोसिस के थ्रू ये होते हैं, डेथ होते हैं? वो हो गया ब्रेस्ट सेल, पैनक्रियास और मीजेंट्री। ये 3 सेल है जिसका फैट नेक्रोसिस के थ्रू डेथ होता है। और लास्ट यानी फाइब्रिनॉइड। तो फाइब्रिनॉइड में जो है, जो ब्लड वेसल होता है उसका 3 लेयर, ये एक्सटर्ना, ये हो गया मीडिया और ये अंदर का इंटीमा। तो मीडिया जो है इसका डेथ जब होता है तो ये फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस के थ्रू होता है। बस ये स्पेशलाइज्ड केस है। तो वास्कुलाइटिस, मीडिया वास्कुलाइटिस, ये वाला डिजीज़ में जो ब्लड वेसल का मीडिया लेयर डैमेज होते हैं वो इसके थ्रू होते हैं। तो हमने अभी एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस सेल डेथ के बारे में देख लिए। थैंक यू ये मतलब वीडियो अंत तक देखने के लिए, अगर आप देख रहे हो तो। और ऑन सेकेंड, अगर आपका कोई रिकमेंडेशंस या फिर कोई सजेशंस है तो हम तहे दिल से उसको वेलकम करते हैं। अब ज़रूर मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए हमें सजेशंस देते रहिए। हम उस टाइप का आदमी नहीं है जिसके मतलब हम पर्सन ऐसे है कि हम ऑलवेज़ लुकअप करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। और मतलब लोगों का ओपिनियन मेरे में मैटर करते हैं। तो आपका अगर कोई ओपिनियन होगा तो हम ज़रूर से उसको लुकअप करेंगे। आप जो भी आपका ओपिनियन होगा कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, और बेटर क्वालिटी का जो है अंडरस्टैंडिंग आपको डिलीवरी कर सकते हैं, उसके लिए लुकअप करूँगा। और मैं मेरा वोकल के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरे को पता है ये थोड़ा नॉइजी सा लग रहा है। आई होप अब थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को, ये इम्प्रूव हो जाएगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट।